गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, पहले वो फर्स्ट पार्ट को देख लें, उसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही सेकंड पार्ट को कवर करें। तो फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने आरएलसी सर्किट के बारे में बात करी थी। ठीक है। तो आरएलसी सर्किट में हम इम्पीडेंस का, ये हमारे पास फॉर्मूला था, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्केयर। ठीक है। तो इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए उसको कवर करते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 7.6 है और इसमें हमें ये बोल रहा है कि एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 200 ओम और एक कैपेसिटर लगा हुआ है उसके साथ सीरीज में। इंडक्टर लगा नहीं हुआ, तो मतलब आप, जो ये हमारे पास फॉर्मूला था, जेड इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्केयर। ठीक है। इसमें से आप एक्सएल को जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि इंडक्टर लगा नहीं है। तो जेड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहां पर कैपेसिटर की हमको वैल्यू दे रखी है, एक्सी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आप पावर वन, पावर जो है इन्होंने -2 कर रखी है, मतलब आपको पता ही है ना, क्योंकि एक्सी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, और ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर और एक्सी की हमने वैल्यू पुट कर देंगे और हम जेड की वैल्यू हमने निकाल दी फर्स्ट स्टेप में। ठीक है। अब जो करंट है वो निकलेगा आई इज इक्वल टू वी बाय जेड। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जेड इंपीडेंस है। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होती है तो हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू वी बाय आर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अगर कैपेसिटिव कंपोनेंट भी है कुछ या इंडक्टिव भी है, तो आई इज इक्वल टू वी बाय जेड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जेड की वैल्यू पुट करी और हमारे पास आ गया ये करंट। ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन तो देखो पढ़ा ही है ना एनसीईआरटी की बुक में, आप वहीं से इसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको कि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो पूछ रहा है हमसे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसने बोला कि पहले तो कैलकुलेट द करंट, करंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, चलिए। फिर इसने बोला कि कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, वो भी हम कर लेंगे। वी आर निकालना है, दैट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर, और वी सी निकालना है, दैट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय एक्स सी। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस वही रोल प्ले करती है जो रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस करता है, कैपेसिटर के केस में वही रोल कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्ले करती है। तो ये हमारे पास वी आर और वी सी की वैल्यू आ गई। अब ये बोलता है, इज द algebraic sum of these voltages are more than the source voltage? If yes, resolve the paradox। अब वो कह रहा है कि ये आ गया आपके पास, वी आर की कुछ वैल्यू आई है 151 और ये वीसी की वैल्यू आई है 160.3। तो 160.3, इन दोनों वोल्टेजेस को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आई 311.3 वोल्ट। लेकिन ये क्या, जो हमारी सोर्स जो वोल्टेज दे रहा था वो तो 220 वोल्ट दे रहा था, तो इन दोनों ने मिलकर 311.3 वोल्ट कैसे कंज्यूम कर ली, जबकि सोर्स ने दी ही 220 वोल्ट थी। तो कह रहे हैं इस पैराडॉक्स को सॉल्व करो। तो भाई इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जो दो वोल्टेजेस हैं वो सेम फेज में नहीं है, मतलब उनका एडिशन वैसे नहीं हो सकता जैसे दो ऑर्डिनरी नंबर का एडिशन हम करते हैं। ठीक है। वोल्टेजेस का एडिशन कैसे होगा, अब देखिए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। देखिए यहां पर देखिए ना, वोल्टेज का एडिशन कैसे हो रहा है, V इज इक्वल टू, क्योंकि इस केस में हमारे पास इंडक्टर तो है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे, वी आर स्केयर प्लस वी सी का स्केयर, ऐसे करेंगे। सही है। तो जब हम ऐसे इसको करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करके, वो आएगा हमारे पास 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट ही हमारी अप्लाइड वोल्टेज थी।
ठीक है, तो ये पैराडॉक्स जो है ये हमने रिजॉल्व कर दिया। अब हम इस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब सीरीज रेजोनेंस क्या होती है? ये आरएलसी सर्किट में ही एक कंडीशन है जहां पे सर्किट मिनिमम इम्पीडेंस ऑफर कर रहा होता है और हम सर्किट से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये सब होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए, हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की एप्लीकेशन जो हमको दे रखी है एनसीईआरटी में, वो ही मैंने आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वही एप्लीकेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप एप्लीकेशन नोट डाउन कर लीजिए और उसको आपने अ, अच्छे से नोट डाउन करना है और आपने इसको याद करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या है? ये आरएलसी रेजोनेंस जो है, ये हम रेडियो और टीवी के रिसीवर सेट में हम यूज करते हैं। जो रेडियो या टीवी का जो एंटीना होता है, वो इंटरसेप्ट करता है सिग्नल फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। अब जैसे अगर कोई रेडियो है हमारे पास, तो उसका जो एंटीना है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसी को तो कैच नहीं कर रहा। ठीक है, उसको वो काफी सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, लेकिन अब हमने एक पर्टिकुलर स्टेशन को लगाना है, तो हम करते हैं उसको ट्यून। ठीक है, आपने रेडियो पे ये सुना ही होगा कि यू हैव ट्यून्ड इनटू 92.7, ठीक है, एफएम। तो ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है? ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास रिसीवर सेट है, मतलब जो हमारे पास रेडियो होता है, उसमें हम जब उसको ट्यून करते हैं तो हम उसमें एक जो हमारे जो रिसीवर में हम कैपेसिटेंस को चेंज करके, क्योंकि जो हमारा रिसीवर है उसमें एक सर्किट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग सर्किट। उस ट्यूनिंग सर्किट में हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, कब तक चेंज करना है? जब तक कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो दैट बिकम्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजायर्ड स्टेशन। जब तक कि उस ट्यूनिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर जाती फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजायर्ड स्टेशन, यानी जिस स्टेशन को हमने चलाना है। ठीक है, ये सब कैसे होता है आइए आपको समझाते हैं। हम ट्यूनिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी को तब तक चेंज करते रहते हैं जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन अचीव नहीं हो जाती। मतलब जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल नहीं हो जाती, एक्सएल और एक्सी जब बराबर हो जाएंगे, तो इस केस में इम्पीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए ना, एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और जेड की वैल्यू आ जाएगी मिनिमम, और वो जेड की मिनिमम वैल्यू होगी आर। अब एक्सएल जो है वो एल ओमेगा के बराबर है और एक्सी जो है 1/c ओमेगा के बराबर है, जहां पे ओमेगा है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो ओमेगा है ये 2 पाई एफ के बराबर है। हाँ, कुछ बच्चों का मेरे पास डाउट आया था, वो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज हो रहे थे। उसके लिए मैं कभी एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दूंगा। अभी आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर है। ठीक है, ओमेगा को मैंने ओमेगा आर से किया है, मतलब कि ये एक पर्टिकुलर रेजोनेंस की कंडीशन है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस का ये फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 1/√LC। और ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर है, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। और जो फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू आई है, ये है 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसको नोट डाउन कर लीजिए। रेजोनेंस के केस में इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू जेड मिनिमम
आर के बराबर है, तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज वी बाय आर। यानी कि आरएलसी सर्किट में एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हम सर्किट से मैक्सिमम करंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, और उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वी बाय आर। ठीक है। अब इसमें एक्सएल और एक्ससी जीरो हो चुके हैं, तो जो करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इंपीडेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगी, और इंपीडेंस में सिर्फ रेजिस्टेंस ही रह जाएगी। ठीक है। अब रेजोनेंस के कुछ ग्राफ्स हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला है हमारा जो ग्राफ है वो है रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस में एक्सएल और एक्सी को रखा है, और एक्स एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी को रखा है। एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह मतलब इसका कर्व आएगा, और जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एक्ससी में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ये ऐसे पैराबोलिकली ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। अगला जो ग्राफ है वो है इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो उस कंडीशन में z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, और वो z की मिनिमम वैल्यू r के बराबर है। ठीक है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से आगे की तरफ बढ़ने पर और पीछे की तरफ जाने पर दोनों साइड ही इंपीडेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के जो लेफ्ट जो हाफ है उसमें एक्सी एक्सएल को डोमिनेट करेगा, और जो राइट हाफ है उसमें एक्सएल जो है वो एक्सी को डोमिनेट करेगा। तो इस ग्राफ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। करंट और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का बिल्कुल अपोजिट कर्व आप यहां पर देख पा रहे हैं। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते ही करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। और इसके दोनों साइड जो करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ उन फ्रीक्वेंसीज की रेंज होती है जहां पर करंट की जो वैल्यू होती है वो 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है। जैसे यहां पर अगर करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर, तो आपने 7.07 एम्पियर से 7.07 एम्पियर, देखिए यहां पर इस पॉइंट पर 7.07 एम्पियर करंट हो गया अगर मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है। तो यहां से बढ़ते बढ़ते ये 8 9 10। ठीक है। फिर 10 से 9 8। ठीक है। और 8 फिर डिक्रीज होते होते 7.07। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज यहां से लेकर यहां तक की फ्रीक्वेंसीज, इन फ्रीक्वेंसीज की रेंज को मतलब जिसमें लोअर फ्रीक्वेंसी F1 है और अपर फ्रीक्वेंसी F2 है, इन सारी फ्रीक्वेंसीज की जो रेंज है उस रेंज को हम बोलते हैं बैंड विड्थ, विच इज गिवन बाय F2 माइनस F1। अब ये बैंड विड्थ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका क्या रोल है ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर। इस फ्रीक्वेंसी पर आकर रेजोनेंस होगी वो तो डिटरमिन होता है एल और सी से, लेकिन यहां पर आर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर का आर का जो रोल है वो ये है कि इससे डिटरमिन होती है करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अब आप देखिए ये एक ऐसा हमें कर्व दिया हुआ है, इसमें एल और सी जो हमारा रेजोनेटिंग जो सर्किट था ना उसमें हमने
एल और सी को फिक्स रखा, लेकिन अगर मैं आर की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो आर की वैल्यू, पहले केस में आर की वैल्यू हम 100 रखी हुई हमने, और दूसरे केस में आर की वैल्यू 200 रखी है। अगर आर की वैल्यू कम रहती है तो ये जो रेजोनेंस का पीक है, ठीक है, तो ये आप देखिए, एक तो आपको आर की वैल्यू कम रखने से करंट की वैल्यू ज्यादा मिलती है, और रेजोनेंस का जो कर्व है वो बड़ा शार्प मिलता है, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर जो कर्व है वो उतना शार्प नहीं है अगर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। तो ये कर्व की शार्पनेस से क्या फर्क पड़ता है, इसको हम एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है उससे हम इसको समझेंगे। तो पहले आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए, अब ये हमें क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। द ग्राफ शोज द वेरिएशन इन करंट flowing through two LCR circuit used in radio P and Q with the change in frequency. To prevent adjacent channel interference while tuning the radio to a particular frequency, it is desirable that frequency of adjacent channel does not lie in the bandwidth region of the selected frequency. तो हमें ऐसे दो रेडियो का जो एलसीआर जो सर्किट उनमें लगा है उसका हमें ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। F1 और F2 जो है वो नेबरिंग जो रेडियो स्टेशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है। सपोज जैसे आपने 92.7 पे ट्यून इन करना है और एक स्टेशन है 94.3, ठीक है। अब ये 92.7 है, इसकी जो बैंड विड्थ है उससे ये चैनल बाहर होना चाहिए। अगर ये 94.3 92.7 के बीच में कि उसकी बैंडविड्थ के बीच में आया तो ये दोनों आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, तो हमें कुछ भी साफ सुनाई नहीं देगा क्योंकि दोनों की जो वॉइस है वो आपस में इंटरफेयर करेगी, ठीक है। अब देखिए, विच रेडियो विल अलाउ द पर्सन टू हियर अ रेडियो चैनल ऑफ फ्रीक्वेंसी F naught without the interference of other frequency and give reason। तो अगर हम रेडियो P की बात करते हैं तो ये देखिए, ये रेडियो P हो गया और ये इसका मैक्सिमम करंट हो गया। ये ये पर्टिकुलर वैल्यू ये देखिए, ये यहां पर ये देखिए, ये वाली वैल्यू, ये क्या है, आईपी डिवाइडेड बाय रूट 2, यानी कि 0.707 ऑफ आईपी। यानी रेडियो P की जो बैंडविड्थ है, एक मिनट, रेडियो P की अगर हम बैंडविड्थ देखें तो रेडियो P की बैंडविड्थ से F1 फ्रीक्वेंसी भी बाहर है और F2 फ्रीक्वेंसी भी बाहर है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ यहां से लेकर यहां तक है और ये जो दोनों ही चैनल हैं ये इसकी बैंडविड्थ से बाहर हैं। तो अगर F0 चैनल को सुनना है क्लियरली तो F1 की इंटरफेरेंस भी नहीं आएगी और F2 की इंटरफेरेंस भी नहीं आएगी रेडियो P में। लेकिन अगर रेडियो Q की हम बात करें तो ये देखिए, हमें ये रेडियो Q दे रखा है, तो ये इसका रेजोनेंट कर्व है, ठीक है। अगर इसकी बैंड विड्थ की बात करें हम तो इसकी बैंड विड्थ ये रही, ठीक है। अब इसकी बैंड विड्थ के अंदर ही, मतलब यहां से लेकर ये यहां तक, ये यहां तक इसकी बैंड विड्थ है, ठीक है ना। तो इसकी बैंड विड्थ के अंदर ही ये दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं F1 और F2 दोनों आ रही हैं, तो इसलिए यहां पर क्या होगी, यहां पर इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। अब पार्ट बी में वो पूछ रहा है, कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ एलसीआर सर्किट
यूज इन रेडियो P and Q if both the circuit have same inductance। अब दोनों सर्किट की सेम इंडक्टेंस दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि दोनों की रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को आप कंपेयर करो। तो ओमेगा जो है वो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। अब दोनों में वो कह रहा है एल की वैल्यू सेम है। एल की वैल्यू सेम है दोनों में, ठीक है जी। एल की वैल्यू तो सेम है और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी सेम है दोनों की। देखिए आप, एक ही फ्रीक्वेंसी पे तो रेजोनेंस हो रही है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। तो सी की वैल्यू भी सेम ही होगी, क्योंकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है एल और सी पर। और एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम दे रखी है। रेजोनेटिंग कर्व भी दोनों की एक ही पॉइंट पर आ रही है, तो यानी दोनों की सी की वैल्यू भी सेम है। आर की वैल्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कंपेयर द रेजिस्टेंस इन द बोथ द सर्किट। आर की वैल्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्लियरली जो रेडियो पी में रेडियो पी की जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन है रेडियो क्यू की रेजिस्टेंस से। ये कैसे पता लगा? अभी तो आपको बताया मैंने। रेजिस्टेंस जितनी कम होती है मैक्सिमम करंट उतना बढ़ जाता है और कर्व की जो शार्पनेस है वो आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया आया होगा कि रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि रेजिस्टेंस इस बात को डिटरमिन नहीं करती है कि रेजोनेंस का पीक पॉइंट किस फ्रीक्वेंसी पे आएगा, लेकिन रेजोनेटिंग जो कर्व है वो कितनी शार्प बनेगी उसको डिटरमिन करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। चलिए, हमें एक और एमसीक्यू दे रखा है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में। Shown below are series LCR circuit connected to an AC source of EMF E. The voltage drop across the inductor and capacitor is 20 वोल्ट। दोनों के क्रॉस 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है। सर्किट रेजोनेंस में है, तो which of the following will happen if the value of R is doubled? तो अब सर्किट रेजोनेंस में है, अगर आर की वैल्यू को आप डबल भी कर दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे सिर्फ यही फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि रेजोनेंस में ये है रेजोनेंस की कंडीशन, करंट मैक्सिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होती है। इम्पीडेंस जो है वो आर की वैल्यू पे डिपेंड करती है, सिर्फ आर के बराबर होती है इम्पीडेंस। अगर आपने आर की वैल्यू को डबल भी कर दिया तो करंट की वैल्यू आपकी हाफ हो जाएगी। आर की वैल्यू डबल करने से करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी। लेकिन वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इस पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना। ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, ठीक है। जो करंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी, आर की वैल्यू डबल हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन विल रिमेन द सेम। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें ग्राफ दे रखा है। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिखा रहा है एलसीआर सर्किट का व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एलसीआर सर्किट if the capacitance and inductance of the circuit are increased and resistance is decreased। तो मुझे चार ऑप्शंस दे रखी है, आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, मुझे ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं और मुझसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि हमें क्वेश्चन में जो कंडीशंस दे रखी हैं उससे इस रिस्पांस पर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पर क्या चेंज आने वाला है। आपको मैंने बताया कि ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी। अगर हम एल और सी की वैल्यू को बढ़ा देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर इंक्रीज्ड, अगर ये आपने एल और सी की वैल्यू को बढ़ा दिया
तो जो आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यानी जो रेजोनेंस अभी यहां पे आ रही है वो थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होनी चाहिए। और दूसरा, रेजिस्टेंस आप डिक्रीज कर रहे हो, तो अभी आपको बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं है कर्व की, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से इसका कोई रोल नहीं, लेकिन कर्व की शार्पनेस में बड़ा रोल है कि जितना आप रेजिस्टेंस को कम करोगे ये पीक जो है ये शार्प भी हो जाएगा। ठीक है, बैंडविड्थ कम हो जाएगी, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। एक लेफ्ट में जाना चाहिए कर्व को। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में कर्व जो है वो राइट साइड की तरफ मूव किया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सी और डी ऑप्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सी तो दोनों ही तरीके से गलत है कि एक तो कर्व भी इस साइड को शिफ्ट कर दिया इन्होंने, और जो कर्व की पीक है वो भी कम कर दी है। इन्होंने लेफ्ट साइड तो शिफ्ट किया लेकिन कर्व की पीक कम कर दिया, तो क्लियरली ऑप्शन जो बी है वो हमारी राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप ये आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पावर इन एसी सर्किट। तो पावर इन एसी सर्किट समझाने से पहले मैंने आपको ये जो पहले कर्व बनाया था आरएलसी सर्किट का वही मैं आपको दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको सिखाया था ना मैंने पिछले लेक्चर में कि सबसे पहले आप करंट की ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो है वो वीएल जो है वो करंट को लीड करेगा, वीआर जो है वो सेम लाइन में रहेगा क्योंकि वो इन फेस रहता है, वीसी जो है वो लैग करेगा करंट से। ठीक है, और फिर हमने जो एजम्पशन हमारी थी कि हमने एक्सएल को ग्रेटर देन लिया था एक्ससी, उसकी वजह से ये वीएल माइनस वीसी ये ऊपर की तरफ आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ओपोजिशन में है। फिर यहां से हम निकाल लेते हैं नेट जो हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज है वी, वो हम निकाल लेते हैं और ये एंगल आता है हमारे पास में फाइव। ठीक है, अब वी आर जो है वो आई आर के बराबर है। ठीक है, और ये वी एल और वी सी ये आई एक्सएल और आई एक्स सी के बराबर है। और जो नेट आपकी इनपुट जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू आई इंटू जेड, वेयर जेड इज इम्पीडेंस। ठीक है, अब अगर मैं अगर इसको इसको मैं बोलूं कि ये आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी है, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ये भी किसके बराबर होगा, ये वाली साइड भी किसके बराबर होगी, ये भी आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए ये एक जो पूरा मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। चलिए मैं इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देता हूं, ओ ए बी। इस ओ ए बी ट्रायंगल में देखिए हर एक जगह से आप आई 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 हटा दीजिए। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक नया ट्रायंगल बनेगा जिसमें, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल तो ये सब एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी एल और वी सी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, एंड वी इज योर अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो सिमिलरली मैं एक ऐसा इम्पीडेंस का ट्रायंगल भी बना सकता हूँ। करंट की वैल्यू हटा दो आप हर एक जगह से, ये हो जाएगी आपकी रेजिस्टेंस। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी एक्सएल माइनस एक्ससी को, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका जेड को जो कि है इम्पीडेंस। ठीक है, तो आप इसमें अब ये देखिए कि जो V है और जो I है उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल है फाइव। ठीक है, उनके बीच में एंगल क्या है, फाइव। तो ये लाइन मैंने बनाई V की और ये बनाई मैंने लाइन I की, और इनके बीच का एंगल जो था वो एंगल है फाइव। ठीक है, और फाइव जो है ये V और I के बीच में फेस डिफरेंस है। अगर सिर्फ रजिस्टर लगा होता है तो कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होता, V और I एक ही लाइन में होते हैं। अगर देखिए फिर बता देता हूं आपको मैं, अगर कोई भी अगर सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है तो कोई भी फेस डिफरेंस नहीं है, फिर तो V और I एक ही लाइन में है। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है
तो इंडक्टर के केस में आपको पता ही है कि भी वोल्टेज लीड करती है और करंट जो है वो लैग करता है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग कर जाती है 90 डिग्री से। अब ये फाई जो है, ये मतलब कि इसमें इंडक्टर भी लगा होगा, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रजिस्टर भी लगा हुआ है, तो इनके बीच में ये फाई एंगल है। तो आई को मैंने कंपोनेंट में रिजोल्व किया। ठीक है। तो ये जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है, ये होता है कॉस वाला कंपोनेंट। आई को मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। ये हो गया आई कॉस फाई और ये हो गया मेरे पास आई साइन फाई। तो आई कॉस फाई जो होता है उसको कहते हैं हम एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, और आई साइन फाई जो होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है। इसको आई कॉस फाई को वॉटफुल कंपोनेंट भी कहते हैं और आई साइन फाई को वॉटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं। इसको वॉटफुल और वॉटलेस क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि अगर मैं अप्लाइड वोल्टेज को V को मैं आई कॉस फाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो पावर आती है, क्योंकि पावर आपको पता है ना कि वो वोल्टेज और करंट का जो है वो प्रोडक्ट है, तो V और आई कॉस फाई का जो प्रोडक्ट है उसको ट्रू पावर कहते हैं। ये वो वाली पावर होती है जो सर्किट में एक्चुअली कंज्यूम हो रही होती है। देखो, हमने पिछली क्लास में इसे समझा था कि एक जो रजिस्टर होता है वो ही पावर कंज्यूम करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस ने पावर कंज्यूम करनी है वो उसको हम कैसे निकालते हैं? वी आई कॉस फाई से। ठीक है। और रिएक्टिव पावर ये वो पावर है जो कंज्यूम नहीं हो रही होती लेकिन ये सर्किट में बैक एंड फोर्थ मूव करती है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। और ये कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करती। ठीक है। रिएक्टिव पावर जो है वो हम V को आई साइन फाइन से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर। ठीक है। तो ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर क्या होती है ये मैंने आपको समझाया, और ये वॉटलेस और वॉटफुल कंपोनेंट क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। जैसे इस वीडियो के पिछले सेक्शन में मैंने इंपीडेंस का ट्रायंगल बनाया था, अब मैंने यहां पर बनाया है पावर का ट्रायंगल। ये है वी आई कॉस फाई जो कि है आपकी ट्रू पावर। ठीक है। वी आई साइन फाई जो है आपकी रिएक्टिव पावर, और ये होगी आपकी अपेरेंट पावर। ठीक है। अपेरेंट पावर आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए वी आई, पाइथागोरस लगाएंगे ना, वी आई कॉस फाई का स्क्वायर, वी आई साइन फाई का स्क्वायर, और उसका फिर आप अंडर रूट कर देंगे। यहाँ पे वी स्केयर आई स्केयर कॉमन आ जाएगा। कॉस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव क्या होता है वो आपको पता ही है, कॉस स्केयर फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव क्या होता है? 1। और ये वी स्केयर आई स्केयर, ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा वी आई। अब ये जो वी आई है ये आपकी है अपेरेंट पावर। तीनों के अगर यूनिट की बात करें, ट्रू पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वॉट या फिर किलो वॉट। रिएक्टिव पावर का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं वार या के वार, यानी कि वार यहाँ पे होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अपेरेंट पावर होती है, वो होती है वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर केवीए। ठीक है। तो पावर कॉस फाई जो है, तो यहां से आप देखिए कॉस फाई क्या आएगा। कॉस फाई होता है ये आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि ट्रू पावर अपॉन में अपेरेंट पावर। अब ये आर बाय जेड के इक्वल भी होता है। ये आर बाई जेड के इक्वल कैसे हो सकता है? ये हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से समझ लेते हैं। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल में भी आप देखिए यहाँ पर भी वही एंगल फाई है। तो यहाँ पे अगर अगर हम कॉस फाई निकालेंगे तो वो कॉस फाई किसके बराबर आएगा? वो आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के, और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो है वो हो गया आर बाय जेड। अब ये जो कॉस फाई है जिसको हमने पावर फैक्टर बोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर हम ट्रू पावर में देखें तो ट्रू पावर P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई के बराबर है। ये वो पावर है जो एक्चुअल में कंज्यूम हो रही है। ठीक है। तो I इज इक्वल टू पी अपॉन में V कॉस फाई।
ठीक है। अब ये देखिए, कॉस फाई की वैल्यू, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू जितनी लो होगी, कॉस फाई की वैल्यू जितनी लो होगी, सर्किट से उतना ज्यादा करंट ड्रॉ किया जाएगा। जितना करंट ड्रॉ किया जाएगा, कंडक्टर का साइज, क्योंकि कंडक्टर का साइज इसी बात पे डिटरमिन होता है कि कितना करंट उसमें फ्लो होगा। जितना ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उतने बड़े साइज का कंडक्टर लेना पड़ेगा हमें। तो अगर हमने पावर फैक्टर को इंप्रूव नहीं किया, ठीक है, और ये पावर फैक्टर लो क्यों हो रहा है? पावर फैक्टर लो होने का कारण ये है कि ये जो बेसिकली जो ये इंडक्टिव लोड जो हमने लगा रखा होता है, घरों में तो इतना इंडक्टिव लोड नहीं लगा होता, लेकिन जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं उसमें जो लोड होता है वो इंडक्टिव लोड होता है। तो जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगी तो वो उतनी ज्यादा वो रिएक्टिव पावर को प्रोड्यूस करेंगी। ये रिएक्टिव पावर वो पावर है जो कंज्यूम नहीं होती, लेकिन सर्किट में बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है। ठीक है। तो इस रिएक्टिव रिएक्टिव करंट को कम से कम होना चाहिए, और उसको कम करने के लिए ही हमें पावर फैक्टर को क्या करना पड़ेगा? पावर फैक्टर को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, कॉस फाई की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये अगर, लेकिन हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, जितना मैंने यहाँ पे लिखा ये सफिशिएंट है कि इट विल लीड टू ग्रेटर कंडक्टर साइज, इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉसेस, लार्जर वोल्टेज ड्रॉप। ये सब लो पावर फैक्टर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर लगा सकते हैं अक्रॉस द सर्किट। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का जो रोल रहता है वो रहता है कि ये वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है। ठीक है। और वोल्टेज के साथ साथ करंट को भी स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। और ये सब ये करता है विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो डिटेल में अभी मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर नहीं कराऊंगा, वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको उसके फॉर्मूलाज नोट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। और एक बहुत ही शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि आप इनपुट वोल्टेज V1 दोगे। इनपुट वोल्टेज V1 देने से यहाँ पर इनपुट वाइंडिंग में I1 करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और वो जब I1 करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर एक फ्लक्स बिल्डअप होगी, जिसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग है तो जो फ्लक्स है वो भी अल्टरनेटिंग है। ये फ्लक्स जो है ये कांस्टेंट फ्लक्स नहीं है, ये फ्लक्स भी साइनोसॉइडल फ्लक्स है, क्योंकि हमने जो सप्लाई दे रखी है वो वही साइनोसॉइडल है। तो फ्लक्स भी कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि ये टाइम वेरिंग फ्लक्स है, इसकी वजह से ये प्राइमरी वाइंडिंग में एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 को प्रोड्यूस करेगी। जब यही फ्लक्स सेकेंडरी साइड पे जाएगी तो ये सेकेंडरी साइड में भी एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी, जिसको बोलते हैं हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। ठीक है। और इसके आगे हमने लगा रखा है लोड, और ये लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V2। सबसे पहले मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करूंगा, फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में V1 जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E1 एंड V2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E2। मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है और ईएमएफ जो है वो सेम आएंगी। नेगेटिव साइन लेंज लॉ के कारण है, क्योंकि ईएमएफ उस कोस को अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रखी है। ठीक है। आइडियल केस में हम मान के चलते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मर ने वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया है, और ऐसा करते समय उसके जो हमने उसको इनपुट साइड पे जो जितनी पावर दी थी उतनी ही पावर हमें आउटपुट साइड पर मिल जाएगी, और पावर का कोई भी लॉस ट्रांसफॉर्मर में नहीं होगा। मतलब ट्रांसफॉर्मर ने हमें काम भी करके दे दिया और कोई भी पावर का लॉस नहीं किया। ठीक है। तो वी इन जो है, पी इन जो है वो V1 I1 के बराबर होगा, और पी आउट जो है वो V2 I2 के बराबर होगा। यहां से हमने V2/V1 की जो रेशो है दैट उसको लिख दिया, दैट इज इक्वल टू I1/I2। जो ये वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड है, ये
नंबर ऑफ टर्न्स के भी प्रोपोर्शनल है। अगर N1 जो है वो प्राइमरी साइड पे टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और N2 सेकेंडरी साइड पे, तो मैंने लिख दिया V2 इज प्रोपोर्शनल टू N2 एंड V1 इज प्रोपोर्शनल टू N1। ठीक है। अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रहेगा अगर, तो सेकेंडरी साइड पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगी। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रहेगा, यानी वोल्टेज को, दूसरी साइड वोल्टेज को रिड्यूस करने वाला जो ट्रांसफॉर्मर है उसको स्टेप डाउन बोलेंगे, तो वहां पर N1 नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगी और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगी। ये जो सारी जो रेशो है V2/V1 विच इज इक्वल टू E2/E1 विच इज इक्वल टू I1/I2 एंड विच इज इक्वल टू N2/N1, सब टर्म्स में टू 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 ऊपर रहेगा, सिर्फ करंट वाली टर्म में वन ऊपर आएगा। ठीक है, ये याद रखना, आप इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन होती है इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि V2 ग्रेटर देन होता है V1। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि इसी केस में N2 भी ग्रेटर देन होता है N1। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के केस में के की वैल्यू जो है वो लेस देन वन होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर V2 लेस देन होता है V1। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर N2 लेस देन होता है N1। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है वो आउटपुट बाय इनपुट पावर की रेशो को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी को जनरली परसेंटेज में डिटरमिन किया जाता है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है P0/Pi मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में मैंने आपको बताया ही है कि जितनी इनपुट पावर होती है उतनी ही आउटपुट पावर होती है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 100%। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की, यानी कि नॉन आइडियल केस की हम बात करते हैं। तो नॉन आइडियल केस में परसेंटेज जो एफिशिएंसी होती है वो जो होगी वो 100% नहीं हो सकती, क्योंकि आउटपुट पावर कभी भी इनपुट पावर के बराबर नहीं होगी, उससे कम ही होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कुछ लॉसेस हो जाएंगे ना ट्रांसफॉर्मर के अंदर। यानी कि जो आउटपुट पावर होगी वो होगी इनपुट पावर माइनस लॉसेस। ठीक है, तो आउटपुट पावर को हम लिख सकते हैं कि इनपुट पावर माइनस लॉसेस। ठीक है, या फिर मैं इनपुट पावर को क्या लिख सकता हूं कि जितनी हमें आउटपुट में पावर मिली और जितने लॉसेस हुए उन दोनों को मिलाकर थी मेरी इनपुट पावर। ठीक है, तो मैं Pi की जगह P0 प्लस लॉसेस भी लिख सकता हूँ। अब ये तीनों फॉर्मूलाज मैंने आपको सामने लिख दिए हैं, आपके सामने। अब जो जैसी भी कंडीशन रहेगी कि जो भी हमें क्वेश्चन में जो भी डिमांड होगी क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी इनमें से फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर लॉसेस कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर में मेनली एक तो वाइंडिंग्स है और एक कोर है। तो वाइंडिंग में जो लॉस होता है वो होता है कॉपर लॉस। ठीक है, वाइंडिंग कॉपर की बनी है तो उस लॉस को कॉपर लॉस कहा जाता है। तो वाइंडिंग में उनकी रेजिस्टेंस के कारण इन द फॉर्म ऑफ हीट ये लॉस होता है। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस को घटा दें तो कॉपर लॉस भी कम हो जाएगा। वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को घटाने के लिए हम उनको क्या कर सकते हैं, आप थिक कॉपर वायर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोर के अंदर जो लॉस है वो दो टाइप के लॉस होते हैं। एक को बोलते हैं हम एडी करंट लॉस। वैसे मैंने यहाँ पे आयरन लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस लिख दिया है, लेकिन ये आयरन लॉस के ही दोनों पार्ट हैं। एक को बोलते हैं हम एडी करंट लॉस और एक को बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, एडी करंट क्या होता है कि ये, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो कोर है उसकी जो फ्लक्स है वो वेरी कर रही है, तो उस वेरिंग फ्लक्स के कारण, साइनोसॉइडली वेरिंग फ्लक्स के कारण कोर के अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होते हैं। ठीक है, कोर के अंदर ऐसे, अगर ये ट्रांसफॉर्मर की हमने ये कोर बनाई है ना, तो ऐसे ये कोर के अंदर ऐसे ये कुछ सर्कुलेटिंग करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ये ना तो प्राइमरी का साथ
का पार्ट होते हैं, ना ये सेकेंडरी का पार्ट होता है, बस कोर के अंदर वो फ्लो करते हैं और वो फिर कोर को हीट अप कर देते हैं। तो उसकी वजह से ये लॉस होता है। इसको इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम थिक लैमिनेटेड कोर का यूज कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने थिक बोल दिया था, मैं थिन बोलना चाह रहा था। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो कोर है वो पतली पतली लेमिनेशन से मिलकर बनी है। ऐसे बनाते हैं हम कोर को, देखिए ये पतली पतली लेमिनेशन से मिलकर ये कोर बनी है, ठीक है। तो ये पतली लेमिनेशन, जितनी आप पतली लेमिनेशन रखेंगे, जितनी थिन आप लेमिनेशन से बनी हुई कोर रखेंगे, उतना कम आपका जो है वो एडी करंट लॉस होगा। अगला जो लॉस है वो है हिस्टेरिसिस लॉस। दिस लॉस इज ड्यू टू रैपिड मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। क्योंकि ये जो कोर है, कोर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होगी, और हमने जब डोमेन स्ट्रक्चर पढ़ा था तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे डोमेन बनते थे, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये डोमेन में ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन होती थी। क्योंकि करंट आप देखिए ना, आप अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो कोर को, तो वो करंट जो है वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जो इसके अंदर जो कोर जिन मोलिकुलर मैग्नेट्स, मतलब पूरी कोर को हम ये मान सकते हैं कि छोटे छोटे वो मैग्नेट से मिलकर बनी है। तो वो मैग्नेट की डायपोल मूवमेंट कभी इधर की तरफ है लाइन होगी, ठीक है। और जब इधर की तरफ है लाइन होगी तो करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी, तो वो उधर की तरफ है लाइन होगी, ठीक है। तो वो एक एक तरफ मैग्नेटाइज होगी, फिर डीमैग्नेटाइज होगी, फिर डीमैग्नेटाइज होने के बाद वो दूसरी तरफ जाकर मैग्नेटाइज होगी। तो वो बार बार जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो हैं वो बार बार अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं। उसके कारण जो लॉस होता है उसको बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। बहुत डिटेल में जाकर ये लिखने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने लिखा है वो ही सफिशिएंट है, बस आप इसी को पढ़िए, इसी को लिखिए, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील ऐसे मटेरियल का यूज कर सकते हैं। अगर हम ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे तो इनमें जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो लो होता है। चलिए लास्ट में हम एलसीआर सर्किट और ट्रांसफॉर्मर पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और फिर ये क्लास एंड हो जाएगी। तो देखिए, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि हमें एक एलसीआर सर्किट दिया हुआ है और दैट इज कनेक्टेड टू अ फिक्स वोल्टेज, ठीक है। फिक्स वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वी मैक्स दे रखी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। करंट थ्रू द सर्किट इज आई मैक्स एंड रेजिस्टेंस आर इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। हमको भी बोल रखा है कि जो आर है वो एक्सएल के बराबर है। नाउ इफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज डबल्ड, द करंट आई मैक्स reduces to half. Determine the initial relation between resistance R and capacitive reactance XC। ये फिर जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिए हैं वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। पहले आप क्वेश्चन को का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। अब आप ये देखिए कि R इज इक्वल टू एक्सएल, ये हमको दे रखा है। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्केयर। R मुझे एक्सएल के बराबर दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर एक्सएल की जगह मैंने R पुट कर दिया, ठीक है। अब वो मेरे को कह रहा है कि भाई जो प्लेट का बीच का सेपरेशन है वो हमने डबल कर दिया। अगर प्लेट के बीच का सेपरेशन आपने डबल कर दिया तो आपको पता है कैपेसिटेंस को फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर आपने सेपरेशन डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की जो नई वैल्यू है वो है सी डैश एंड दैट विल बिकम इक्वल टू C2, ठीक है। सी डैश विल बिकम इक्वल टू C2, ठीक है। और ऐसे ही अब आपको ये भी पता है कि जो कैपेसिटेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उनके बीच का आपको रिलेशन भी पता है, एक्स सी इज इक्वल टू सी ओमेगा, ठीक है। तो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू हाफ हो गई है, ठीक है, तो एक्स सी की वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के।
तो एक्सी की जो अब नई वैल्यू है, पुरानी वैल्यू तो एक्सी थी, और जो नई वैल्यू है एक्सी डैश, वो अब डबल हो जाएगी। ठीक है। अब जो नई इंपीडेंस है, ठीक है, ये तो पुराना इंपीडेंस का फॉर्मूला है हमारे पास। अब नई जो इंपीडेंस का फॉर्मूला हो गया वो हो गया जेड डैश इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्केयर। एक्सएल मुझे आर के बराबर दिया ही हुआ है, वो मैंने यहां पे पुट कर दिया, माइनस टू एक्सी का स्केयर। ठीक है। गिवन दैट करंट बिकम हाफ, ये भी क्वेश्चन में दिया है कि करंट अब हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि करंट हाफ हो जाएगा। तो अगर करंट हाफ हो जाएगा तो इम्पीडेंस जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि करंट और इम्पीडेंस का ये रिलेशन है, आई इजिकल टू वी बाई जेड। अगर करंट हाफ हो गया तो इम्पीडेंस क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो जेड डैश की जो वैल्यू है वो टू जेड के बराबर हो गई है। ठीक है, जेड इनिशियल वैल्यू थी और जेड डैश जो अब वाली वैल्यू है। ठीक है, तो ये जेड डैश की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी, और ये देखिए हमने यहाँ पर पहले जेड की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी, ये भी हमने पुट कर दी। तो जब मैंने दोनों की वैल्यू पुट करी, फिर मैंने बोथ साइड स्क्वेयर किया। अब स्क्वेयर करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मेरे पास xc आया, दैट इज इक्वल टू 3r/। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि मैक्सिमम वोल्टेज 100 है, फ्रीक्वेंसी 50 है। ठीक है, एक 1 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। हमने एज्यूम किया है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज जीरो। शुरू में कैपेसिटर में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। डिटरमिन द फ्लोइंग करंट इन द कैपेसिटर एट टाइम टी इज इक्वल टू 1/100 सेकेंड। ठीक है जी। तो सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको कैपेसिटर का करंट निकालने को बोल रहा है, क्योंकि टाइम देता है तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है आपको करंट की। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था कि आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, क्योंकि कैपेसिटर के केस में वोल्टेज से बाय एन एंगल पाई/2 वो लीड करता है। आई एम जो है वो वी एम डिवाइडेड बाय एक्सी है, और एक्सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा है। एक्सी की हमने वैल्यू पुट करी, सी की वैल्यू हमें 1 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी थी, तो हमने एक्सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब जो आई एम है दैट इज वी एम बाय एक्सी। तो एक्सी की वैल्यू पुट करी, वीएम की वैल्यू मुझे 100 क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये हमने वैल्यू पुट करी, हमारे पास में आई एम की वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास आई एम की वैल्यू आ गई है। अब आई जो है दैट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक है, मैंने आई एम की वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ठीक है, ओमेगा ओमेगा मेरे को 100 पाई दिया हुआ है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 है। फ्रीक्वेंसी 50 है तो ओमेगा 2 पाई एफ है, तो ओमेगा क्या हो गया, 100 पाई। ठीक है, टी जो है वो 1/100 सेकेंड पे आपको निकालने को उसने बोला है, तो यहाँ पे टी की जगह 1/100 पुट कर दिया, प्लस पाई/2। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये पाई प्लस पाई/2 3 पाई/2 हो गया। ठीक है, 3 पाई/2 है तो 3 पाई/2 -1 होता है, तो ये हमारा वैल्यू आ गई एट टी इज इक्वल टू 1/100 सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो पार्ट बी था वो बोल रहा था मैक्सिमम करंट निकालो, तो मैक्सिमम करंट तो हम निकाल ही चुके हैं, वो है आई इज इक्वल टू आई एम, और आई एम की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 0.0314 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। हमें एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, उसमें 100 टर्न्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 100 है, इनपुट वोल्टेज एंड पावर जो है, इनपुट वोल्टेज 220 है, पावर 1100 है। कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी एंड पावर इन सेकेंडरी। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि आइडियल केस है तो जितनी प्राइमरी साइड की पावर है और जो सेकेंडरी साइड की पावर है वो इक्वल रहेगी। दोनों साइड की पावर सेम रहने का पीछे का कारण यह है क्योंकि कोई भी लॉस नहीं है ना, क्योंकि आइडियल केस है। तो अगर इनपुट पावर हमें जो दे रखी है
वो दे रखी है 1100 वॉट, तो आउटपुट पावर भी हो जाएगी हमारे पास 1100 वॉट। ठीक है। तो इनपुट पावर यानी यहाँ पे मैंने पीपी लिखा है, यानी पावर इन प्राइमरी, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी एंड करंट इन प्राइमरी, V1 मल्टीप्लाई बाय I1। तो ये 1100 है, V1 की वैल्यू मुझे दे रखी है, करंट निकल गया प्राइमरी का 5 एम्पियर। सेकेंडरी की वोल्टेज निकालनी थी मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 100 दे रखी है, तो V2 इज इक्वल टू 100 टाइम्स V1, और क्योंकि के की वैल्यू मुझे 100 दी हुई है, तो V1 220 है, तो V2 जो है वो 22,000 आ जाएगा। पावर इन सेकेंडरी 1100 है, ये हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। V2 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, यहां से मैं I2 की वैल्यू भी निकाल दूंगा। ठीक है। तो आप I2 की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, I1/I2 इज इक्वल टू के। वो दोनों आपके पास चॉइसेस हैं, जैसे भी आपको सही लगे वैसे ही आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अगला पार्ट है कि आपको सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है, तो यह हमने सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पता है। ठीक है। तो ये तो जो न्यूमेरिकल था, ये था एक आइडियल केस का। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको नॉन आइडियल केस का भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हैं, उसमें एक नॉन आइडियल केस का ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी की जो रेशो है, टर्न्स रेशो, वो हमको 1:10 दी हुई है, और लोड रजिस्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 1.2 एम्पियर। लोड रजिस्टर का मतलब है ये I2 करंट है। ठीक है ना। I2 करंट आपको 1.2 एम्पियर दिया हुआ है फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल, ये देखिए ये लिखा ही हुआ है, सेकेंडरी कॉइल का करंट है। डिटरमिन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एज्यूमिंग दैट ट्रांसफॉर्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 90%। अब यहाँ पर एफिशिएंसी 100% नहीं है, तो 90% एफिशिएंसी है। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप ये रिलेशन नहीं लगा सकते कि V2/V1 इज इक्वल टू I1/I2, ठीक है, इज इक्वल टू E1/E2, ये नहीं लगा सकते हम। क्योंकि ये तो किस केस में लगा सकते हैं हम, ये सिर्फ हम लगा सकते हैं आइडियल केस में। ठीक है। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, फटाफट नोट कीजिए। एक जो चीज है, वो चाहे वो आइडियल केस हो या फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का केस हो, ये चीज आप जरूर लगा सकते हैं, दोनों में लग जाती है ये। दोनों केसेस में, चाहे वो आइडियल केस हो या नॉन आइडियल केस हो, नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल ही रहेगा। V2 इज प्रोपोर्शनल टू N2 एंड V1 इज प्रोपोर्शनल टू N1। एफिशिएंसी देखिए, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर है, तो ये आउटपुट जो पावर है, ये मैं इसको V2/I2 बोलता हूँ, इन्होंने VS/IS लिख दिया, यानी वोल्टेज इन सेकेंडरी एंड करंट इन सेकेंडरी अपॉन में वोल्टेज इन प्राइमरी एंड करंट इन प्राइमरी। ठीक है। और परसेंटेज एफिशिएंसी 90% है। ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, और यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है, तो ये 90 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 100 जब हमने किया, तो 90 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास में 0.90। ठीक है। अब वी एस बाई वीपी को इन्होंने जो है वो लिख दिया है, जो हमें N2/N1 दिया है ना, वही VS/VP की भी वही इन्होंने रेशो हमें लिख दी है। तो हमें 1:10 का जब ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है, यानी कि अगर प्राइमरी में 1 टर्न है तो सेकेंडरी में 10 टर्न है। ठीक है। तो यहां से हमने VS/VP की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। सेकेंडरी का जो करंट है वो हमको ऑलरेडी दे रखा है 1.2। प्राइमरी का हमने करंट निकाल लिया, और प्राइमरी का करंट हमारे पास आएगा 13.3 एम्पियर। ठीक है। तो बच्चों, यहीं पर मैं इस चैप्टर को एंड कर रहा हूँ। ठीक है। न्यूमेरिकल्स की तो कोई लिमिट नहीं है, जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं। आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना। पूरा टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की है मैंने। आई होप आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहीं पर बेटा मैं चैप्टर को एंड कर रहा हूँ।